तन्वी शादी के कुछ महीनों बाद ही विधवा हो चुकी थी। पति की मौत के बाद ससुराल में उसका जीवन नर्क बन गया था। सास ने उसे मनहूस ठहरा दिया। हर दिन हर पल उसे यही एहसास कराया करती कि बेटे की मौत की जिम्मेदार वही है। घर में बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह उसे काम करवाया जाता। एक वक्त की सूखी रोटी, ताने और गालियां, यही उसकी किस्मत बन चुकी थी। कमजोरी उसकी आंखों में उतर आई थी, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन घर में ननंद की शादी का दिन आया तो सास ने पहले ही चेतावनी दे दी कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लड़का एमएलए है और बड़े बड़े अफसर भी आने वाले हैं। तन्वी बिना कुछ कहे तैयारियों में लग चुकी थी। भूखी थकी और कांपते हाथों से वह मेहमानों को जूस परोस रही थी। जैसे ही वह दूल्हे के परिवार के सामने पहुंची तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उस वक्त सारा हॉल सुन्न हो गया था, लेकिन सन्नाटा तो तब टूटा जब उसकी सास का गुस्सा फूट पड़ा। रिश्तेदारों के सामने ही उसने तन्वीन को अपशब्द कहे और थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। तन्वी रोती हुई हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, मगर किसी को उसकी हालत पर दया नहीं आई। हर थप्पड़ के साथ उसका आत्मसम्मान टूटता चला गया। तभी ननंद का होने वाला पति आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। उसने सास का हाथ पकड़ते हुए सख्त आवाज में कहा, बस कीजिए। अगर आपने एक और बार हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास तमतमा कर बोली, यह हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। ये कहते हुए वह फिर से तन्वी को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसका हाथ इस बार हवा में ही थम गया। लड़के ने उसका हाथ झटक दिया और पूरे हॉल में गूंजती आवाज में कहा, बहुत हो चुका है, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज शादी रूही से नहीं बल्कि तन्वी, मेरा नाम तन्वी है। हम चार बहनें थी और कोई भाई नहीं था। पापा एक मामूली मजदूर से सारा दिन धूप में जलते तपते और शाम को जब घर लौटते तो उनके हाथों में फल, मिठाइयाँ, फिर या कोई छोटा सा लिफाफा जरूर होता। लोग ताने देते कि चार बेटियां हैं, कैसे शादी करोगे? मगर पापा हमेशा मुस्कुरा कर कहते, मेरी बेटियां बोझ नहीं हैं, भगवान खुद ही रास्ता बनाएगा। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए घर के हालात का बोझ मेरे कंधों पर महसूस होता था। हमारे घर की छत कच्ची थी, लेकिन दीवारें मोहब्बत से पक्की थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मोहल्ले की औरतों ने बातों के तीर बरसाने शुरू कर दिए। अरे लक्ष्मी बहन, बेटियां जवान हो गई हैं, कब तक घर पर बिठा कर रखोगी? जमाना बहुत खराब है। ये बातें मेरी माँ का कलेजा छल्ली कर देती थी। फिर एक दिन पापा काम से घर आए तो उनका चेहरा खिला हुआ था। उन्होंने आते ही माँ को खुशखबरी सुनाई, तन्वी की माँ, भगवान ने हमारी सुन ली है। आज ठेकेदार साहब के मुंशी ने अपने बेटे आकाश के लिए तन्वी का रिश्ता मांगा है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और छोटा मोटा अपना काम भी करता है। माँ ने भगवान को शुक्रिया अदा किया। जब वो लोग मुझे देखने आए तो मेरी सास, जो उस वक्त बहुत मीठी बनी हुई थी, उन्होंने मुझे सिर से लेकर पैर तक टटोल कर देखा। अरे आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, बस हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी बहुत ही गुणवान और सुशील होनी चाहिए। मेरी होने वाली सास की इन चिकनी चुपड़ी बातों ने मेरे साधारण माँ बाप का दिल जीत लिया था। आकाश खुद भी साथ में आया था। वह खामोश रहने वाला और सुलझा हुआ सा लग रहा था। शादी की तारीख तय कर दी गई। पापा ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी ताकि उनकी लाडली बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन घर में बहुत चहल पहल थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। जब पापा मेरे पास आए तो उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मेरी गुड़िया, आज तुम पराई हो जाओगी। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हारे लिए सब किया है, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाए तो माफ़ कर देना। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा, पापा आपने तो मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। मैं उनके गले लगकर रो पड़ी। विदाई के वक्त पापा ने मुझसे एक बात कही जो मेरे दिल पर छप गई। बेटा, ससुराल में जुबान मीठी रखना और आंखें नीची। गरीब बेटियां का असली दहेज उनकी परवरिश होती है। बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मुझे क्या पता था ये परवरिश और इज्जत की बात ही आगे चलकर मेरा इम्तिहान बनने वाली थी। मेरी डोली उठी और मैं अपने प्यारे घर को छोड़कर आकाश के घर आ गई। मेरा ससुराल हालांकि एक मिडिल क्लास घर था, लेकिन यहाँ की हवा हमारे घर से बहुत अलग थी। आकाश की माँ और बहन रूही, जिसे मैं प्यार से दीदी ही कहती थी, उनके तेवर शादी के अगले दिन से ही कुछ बदलने लगे थे। अगली सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बनाने गई तो सास वहीं खड़ी थी। बहू, हमारे यहाँ देर तक सोने का रिवाज नहीं है। और सुनो, आकाश को पराठे करारे पसंद है तो ध्यान से बनाना, ये ना हो कि पहले दिन ही कोई गलती हो जाए। उनके अंदाज में जो कड़वाहट थी वह कल वाली मिठास से बिल्कुल अलग थी। आकाश बहुत अच्छे पति थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते। जब उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी दी तो वो बोले, तन्वी, मैं जानता हूँ ये घर तुम्हारे लिए नया है। मेरी मम्मी का मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन तुम दिल पर मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
आकाश की मोहब्बत ने मुझे हर डर से बेखौफ कर दिया। मुझे लगा पापा कहते थे मेरी किस्मत अच्छी है। मैं बहुत खुश थी कि मुझे आकाश जैसा जीवन साथी मिला। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि खुशी का ये सूरज बस कुछ ही देर का मेहमान है। शादी को अभी 11 महीने ही गुजरे थे और हमारी पहली एनिवर्सरी आने में कुछ दिन बाकी थे। उस सुबह आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मैं उनका नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। वह बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तन्वी, आज जल्दी तैयार रहना, शाम को हम बाहर खाना खाने चलेंगे। तुमने कहा था ना कि तुम्हें वह नया रेस्टोरेंट पसंद है, आकाश ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। आकाश, आप रहने दीजिए, घर के खर्चे पहले ही बहुत है। आकाश ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, अरे पगली, पैसा तो हाथ की मैल होती है, मेरी असली दौलत तो तुम हो, तुम्हारी खुशियां हैं, बस तुम तैयार रहना। वो मुस्कुराते हुए घर से निकल गए और मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें तब देखती रही जब तक वह गली के मोड़ से ओझल नहीं हो गए। मुझे क्या पता था कि मैं उन्हें आखिरी बार जिंदा देख रही हूँ। मैं सारा दिन घर के काम में व्यस्त रही और शाम का इंतजार करने लगी। शाम के 6 बजे का वक्त था। बाहर बादल गिरे हुए थे और हल्की फुहार शुरू हो चुकी थी। अचानक घर के फ़ोन की घंटी बजी। मैं किचन में थी, इसलिए मेरी ननद ने फ़ोन उठाया। हेलो जी, कौन? अगले ही लम्हे उसके हाथ से रिसीवर छूट कर नीचे लटक गया और वो जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी गजब हो गया है, भैया का एक्सीडेंट हो गया। ये शब्द मेरे कानों में पिघले और शीशे की तरह उतरे। मैं भाग कर बाहर आई। सास भी दौड़ती हुई कमरे से निकली। क्या बक रही हो? मेरे बेटे को क्या हुआ? मम्मी, हॉस्पिटल से फ़ोन था, वो लोग कह रहे थे कि हालत बहुत नाजुक है। मम्मी रोते हुए हम सब पागलों की तरह अस्पताल पहुंचे। वहाँ इमरजेंसी वार्ड के बाहर भीड़ थी। डॉक्टर बाहर निकले तो सास ने लपक कर उनकी बाजू पकड़ ली। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? बोलो, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने सिर झुका लिया और भारी आवाज़ में बोले, हमें अफसोस है, पेशेंट के सिर पर बहुत गहरी चोट आई है, हम उन्हें बचा ना सके। इस एक जुमले ने मेरी दुनिया अंधेरे में डुबो दी। सास वहीं फर्श पर गिर गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। हाय, मेरा शेर जैसा बेटा चला गया। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मैं पत्थर बनी दीवार के साथ सहारे के साथ खड़ी थी। मेरे गले से तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं आकाश के चेहरे के पास बैठी रो रही थी कि सास ने अचानक मेरी बाजू को पकड़कर झकझोर दिया। दूर हट जा मनहूस, मेरे बेटे को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा और तूने मेरा घर उजाड़ दिया। ये सब तेरे ही मनहूस कदमों का असर है। सास ने सबके सामने मुझे धक्का दे दिया। औरतों ने सास को समझाने की कोशिश की, बहन होश में आओ, ये सब भगवान की मर्जी है। ये बच्ची तो खुद विधवा हो गई है। लेकिन सास की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। कैसी मर्जी, जब ये मेरे घर आई है, एक के बाद एक मुसीबत लगी है और आज मेरा बेटा भी चला गया। ये तो डायन है। फिर कुछ दिनों बाद मेरे मायके से मुझे लेने मेरे पापा आए। पापा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वह बहुत कमज़ोर भी लग रहे थे। आकाश को खोने से उन्हें उन्हें भी तोड़ दिया था। बेटी, अभी ये क्या रह गया है, चलो हमारे साथ। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं अपना सामान समेटने लगी तो मेरी नज़र अपनी 3 कुंवारी बहनों पर पड़ी जो एक कोने में सहमी खड़ी थी। पापा का काम भी बंद हो चुका था और वह बूढ़े हो चले थे। आकाश ही तो थे जो कभी कभार पापा की मदद किया करते थे। अब अगर मैं भी विधवा होकर वापस जाती तो उनका बोझ कैसे उठा पाते। मेरी वजह से मेरी बहनों के रिश्ते भी रुक जाते। मैंने पल्लू से आंसू पोंछे और फैसला कर लिया कि मैं पापा के पास जाकर बोली, पापा मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, आकाश की यादें यहाँ हैं, मैं यहीं रहूंगी। तभी माँ रोते हुए बोली, तन्वी, तेरी सास का व्यवहार देख रही है, वह तुझे जीने नहीं देगी। माँ, भगवान सब देख रहा है, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, आप बस मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने दिल पर पत्थर रहकर उन्हें वापस भेज दिया। माँ और पापा रोते हुए चले गए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ मुझे महसूस हुआ कि मैंने शेर की गुफा में अकेले रहने का फैसला कर लिया है। अगली सुबह सास मेरे कमरे में आई। उस वक्त मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। सुनो महारानी, वह वक्त गया जब मेरा बेटा तुम्हारे नखरे उठाता था। अब इस घर में रहना है तो नौकरानी की तरह काम करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जगह नहीं है यहाँ। उठो और तुरंत सफाई शुरू करो। मैंने खामोशी से सिर झुका लिया और किचन की तरफ चल दी। मेरी ननद रुकी, कुर्सी पर टांग रखकर बैठी सेब खा रही थी। मुझे देखते हुए बोली, भाभी मेरे कमरे की भी सफाई कर देना, मुझे डस्ट एलर्जी है, इसलिए मैं खुद नहीं करूँगी। उसके अंदाज भी वही जहर थे जो सास की बातों में था। मैं समझ गई कि आकाश के जाते ही मेरे सिर से इज्जत की छत छिन गई है और मुझे इस घर में अपनी सांसों की कीमत बेइज्जती सहकर अदा करनी होगी। लेकिन मैं नहीं जानती कि ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो जुल्म के वह पहाड़ टूटने वाले थे जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दिन हफ्तों और हफ्तों महीनों में बदल गए, मगर मेरे लिए हर गुजरा लम्हा किसी नर्क से कम नहीं था। आकाश को गए अभी कुछ ही समय गुजरा था, लेकिन इस घर में मेरी हैसियत बहू से गिरकर मुफ्त की नौकरानी जैसी हो गई थी। इतनी चीनी, क्या तू चाहती है कि मुझे शुगर हो जाए और मैं भी मर जाऊं ताकि इस घर पर
तेरा राज हो, वह चिल्लाई। मैं सहम कर पीछे हटी। माँ जी, मैं तो रोज की तरह चीनी डाली थी, मेरे आगे जुबान चलाती है। सास ने मुझे गुस्से से घूरा। मनहूस कहीं कि जब से इस घर में आई है तरक्की ही चली गई है, मेरा हंसता बसता घर वीरान कर दिया है। तो अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से क्यों नहीं चली जाती? क्यों हमारे सर पर चढ़कर बैठी है? मैं खामोशी से उनकी जहरीली बातें सुनती रही और झुककर टूटी हुई प्याली के टुकड़े समेटने लगी। मेरी आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिर रहे थे। मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। अगर मैं जाती तो गरीब माँ बाप पर बोझ बनती और छोटी बहनों के रास्ते रुक जाते। इसलिए मैंने खामोशी को अपना सहारा बना लिया। अभी मेरे पति को मरे हुए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि घर में एक नई खुशी की खबर आई। एक दिन रूही यूनिवर्सिटी से आई तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मम्मी, आपको पता है, मिस जानवी मेहरा ने मेरा रिश्ता मांगा है, रूही ने जोर से बताया। सास की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फैमिली है। लड़का क्या करता है? लड़का लंदन से पढ़कर आया है मम्मी, बहुत अमीर लोग हैं, उनका अपना बड़ा कारोबार है। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। अभी तो मेरे पति की राख भी ठंडी नहीं हुई थी। वह उनका इकलौता बेटा था और ये लोग अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यही दुनिया का रीत है, जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। बेटी की खुशी तो माँ बाप को प्यारी होती है। शाम को मेहमानों के आने का वक्त तय हुआ। सास मेरे कमरे में आई और कड़क लहजे में बोली, खबरदार, जो तुम मेहमानों के सामने ही अपना ये मनहूस साया मेरी बेटी की खुशियों पर मत डालना। तुम बस किचन में रहोगी और वहीं से चाय पानी भिजवाओगी, समझी? मैंने सर झुकाकर कहा, जी ठीक है। शाम को मेहमान आए। लड़के की माँ और बहन आई थी। उन्होंने रूही को देखा और पसंद कर लिया। लड़का क्योंकि लंदन रिटर्न था और काफ़ी मॉडर्न था, इसलिए उन्होंने छठ मंगनी पट ब्याह की इच्छा जाहिर की। जब मेहमान चले गए तो रूही की खुशी देखने वाली थी। वह मेरे पास किचन में आई जहाँ मैं रात का खाना बना रही थी। भाभी, देखा आपने, मेरा नसीब कितना अच्छा है। लड़का लंदन रिटर्न है और मैं अब उस घर की छोटी मोटी दिक्कतों से दूर एक अलग दुनिया में ही रहूंगी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, बधाई हो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। उसने बड़ी नफरत से मुझे देखा। वैसे भाभी, आपका तो जलन हो रही होगी ना? मैं कहाँ जा रही हूँ और आप यहाँ सड़ रही हैं। लेकिन क्या करें, किस्मत अपनी अपनी है। उसके शब्द तीर की तरह मेरे दिल में घुस गए। वह कितनी आसानी से मेरा मजाक उड़ा रही थी। वह यह भूल गई कि मैं कभी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और मेरी भी बहुत सारी उम्मीदें थी जो मिट्टी में मिल चुकी थी। अगले कुछ दिनों में बात पक्की होगी। सास का व्यवहार बिल्कुल किसी शैतान के जैसा हो गया। वह बात बात पर मुझे यह जताती कि उनकी बेटी लाखों में एक है और मैं 2 टके की हूँ। एक दिन सास ने मुझे बुलाया और हुक्म दिया, सुनो, लड़के वाले रस्म के लिए आ रहे हैं। पूरे घर की सफाई होनी चाहिए और खाने का इंतजाम भी घर पर होगा। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर मेरी नाक कटी तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूँगी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आने वाले दिन मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। ननंद का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उस रिश्ते की आड़ में मुझ पर जो जुल्म होने वाला था उसका मुझे एहसास भी नहीं था। ये लोग मुझे इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक मशीन समझ रहे थे और मैं बेबसी की तस्वीर बनकर अपने भगवान की तरफ देख रही थी कि शायद वह कोई चमत्कार कर दे। मगर मुझे पता नहीं था कि चमत्कार होने से पहले मुझे बेइज्जती की गहरी खाइयों से गुजरना पड़ेगा। उस दिन जब रूही के रिश्ते की बात पक्की हो गई तो घर का माहौल एकदम बदल गया। अभी हम इस खबर को सुन ही रहे थे कि रूही यूनिवर्सिटी से भागती हुई आई और आते उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। मम्मी, कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी सास घबराकर कमरे से बाहर निकली। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? रूही का चेहरा चमक रहा था। वह अपनी माँ के गले लगकर बोली, मम्मी, आप भरोसा नहीं करेंगी, मयंक का मेरे पास फ़ोन आया था। उनका प्रमोशन हो गया है और अब वह असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर बन गए हैं। उन्हें पूरे ज़िले का चार्ज मिल गया है। ये सुनते मेरी सास के पैर जमीन पर ना टिके। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। मेरी बेटी तो अब राज करेगी, डिप्टी कमिश्नर की पत्नी बनेगी। मैं कोने में खड़ी ये बात सुन रही थी। रूही ने तिरछी नज़रों से मेरी तरफ देखा और तंजी अंदाज में बोली, मम्मी, अब तो ऐरे गैरों की औकात भी मेरे सामने 2 टके की है। लोग तरसते हैं ऐसी किस्मत के लिए। मेरे पति पूरे शहर का ऑफिसर होगा। सास ने गर्व से बेटी का माथा चूमा। हाँ मेरी बच्ची, अब तो लोग हमारे जूते के बराबर भी नहीं रहेंगे। तुम देखना, तुम्हारी शादी कैसी धूमधाम से मैं करूँगी, ये पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस खबर के बाद रूही के ससुराल वालों की तरफ से संदेश आया कि वे पूरी फैमिली के साथ खाने पर आ रहे हैं ताकि रिश्ते का बाकायदा एक शक्ल दी जा सके। सास चाहती थी कि उन्हें अपने घर पर दावत दी जाए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि वे लोग कितने बड़े मेहमान नवाज हैं। लड़के वाले भी बहुत अमीर थे और मेरी सास अपनी नाक ऊंची रखना चाहती थी। रात को सास ने मुझे किचन में बुलाया। सुनो, परसों मयंक और उसके घर वाले आ रहे हैं। कम से कम 10 तरह की डिशेस बननी चाहिए। मैंने डरते डरते कहा, माँ जी, मैं अकेले इतना सब कैसे बनाऊंगी? क्या कोई मदद के लिए भी आएगा? सास ने आंखें निकाल कर कहा, क्यों, तेरे हाथ पैर टूट गए हैं?
सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं। एक दिन काम करने में जान निकल रही है। कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा, तुम्हें अकेले ही बनाना है। मुझे बस तय समय पर सब चाहिए। मेरी किस्मत का जुल्म देखिए कि दावत वाले दिन ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। भयंकर ठंड की वजह से मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मेरा शरीर तप रहा था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं सुबह बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर कमजोरी की वजह से दोबारा गिर गई। मैं अभी लेटी थी कि सास कमरे में आंधी तूफान की तरह दाखिल हुई। अरे ओ महारानी, अभी तक सो रही है? दोपहर होने को है और किचन सुनसान पड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कमजोरी से टूटती आवाज़ में कहा, माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं। आज मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं कल सारा काम कर लूँगी। सास ने मेरी बातें सुने बिना एक जोरदार झटके से मेरा बाजू पकड़कर मुझे बिस्तर से नीचे उतार दिया। बहाने मत बना, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। मेरा बेटा खा गई और अब मेरी बेटी की खुशियों को नज़र लगाना चाहती है। उठो और जाकर काम संभालो, वरना ऐसा हाल करूँगी ज़िंदगी भर तक याद रखूँगी। उनका व्यवहार इतना जालिम था कि मैं दंग रह गई। तेज बुखार ने मेरा शरीर काँप रहा था, लेकिन उनकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। वह मुझे धकेलती हुई किचन की तरफ ले गई। खबरदार जो किचन से बाहर कदम निकाला, जब तक सारा खाना तैयार नहीं हो जाता तुम्हें पानी पीने की भी इजाज़त नहीं है। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ किचन में पहुंची। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, मगर मैंने बर्तन धोने शुरू किए। ठंडे पानी ने मेरे बुखार को और तेज कर दिया। बर्तन धोते हुए मुझे बार बार आकाश याद आ रहे थे। वो होते तो शायद मुझे एक गिलास पानी भी नहीं उठाने देते, और आज मैं जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जी रही थी। मैं रोटियां बना रही थी और मसाले भून रही थी, लेकिन दिल कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, माँ बाप के घर चली जाऊं। लेकिन फिर छोटी बहनों के मासूम चेहरे आंखों के सामने आ गए तो मैंने खुद को रोक लिया। अगर मैं घर गई तो मेरे विधवा होने का ठप्पा उनकी ज़िंदगियों में भी बर्बाद कर देगा। शाम हो चुकी थी। मेहमानों के आने का वक्त पास आ गया। किचन में खाने की खुशबू फैली थी, लेकिन मेरे लिए खुशबू भी बहुत मुश्किल बन गई थी। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। अभी मैं आखिरी डिश तैयार कर रही थी कि सास दोबारा किचन में आई। उन्होंने बर्तनों को ढक कर उठाकर देखा। खाना तो ठीक लग रहा था, लेकिन याद रखना, मेहमानों के सामने अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। बस खाना लगाकर गायब हो जाना। अगर किसी भी चीज़ की कमी हुई तो आज की सारी रात तुम पर बाहर आंगन में ठंडे फर्श पर ही गुजारोगी। तुम्हें कमरे में दाखिल नहीं होने दूंगी। मैं डर के मारे जल्दी से सिर हिला दिया। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी माँ जी। बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आई। मेहमान आ चुके थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब मुझे वो सारी डिशेस उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले जानी थी। बुखार से मेरा शरीर टूट रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और पहली डिश उठाई। मुझे नहीं पता था कि अगला 1 घंटा मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। मैंने आखिरी नज़र टेबल पर डाली ताकि तसल्ली कर सकूं कि कोई कमी तो नहीं रहेगी। मेरी टांगें बुखार की शिद्दत से काँप रही थी, लेकिन दिल में सास की धमकी गूंज रही थी कि अगर कोई गलती हुई तो मेरी सारी रात ठंडे आंगन में गुजारनी पड़ेगी। मैं नज़रें झुकाए हुए कांपते हाथों से पुलाव की डिश मेज पर रख रही थी कि मैं की माँ ने मुझे ध्यान से देखा। फिर मेरी सास से बोली, बहन जी, ये लड़की कौन है? पहले तो उसे कभी नहीं देखा। क्या ये कोई नई नौकरानी रख ली आपने? ये सवाल सुनकर मेरे दिल पर खंजर चल गया। मैं इस घर की बहू थी, इस खानदान की इज्जत थी, लेकिन आज मेरी पहचान मिटाई जा रही थी। मेरी सास ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, अरे नहीं बहन, ये हमारी दूर की गरीब रिश्तेदार है। इसका पति मर गया था और पीछे कोई सहारा नहीं था, तो हमने तरस खाकर इसे घर में रख लिया। बस घर के छोटे मोटे काम कर लेती है और रोटी का निवाला खा लेती है। हम तो भलाई संभल समझ कर रख रहे हैं। मैं हैरान रह गई कि वह कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। मुझे घर की नौकरानी बनाकर पेश कर रही थी। मैंने खून का घूंट पिया और खामोशी से किचन की तरफ पलट गई ताकि सब्जी का बर्तन भी ला सकूं। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर मैं उन्हें बहने नहीं दे सकती थी। मैं किचन से पनीर का भारी बर्तन उठाकर वापस आई। बुखार अब मेरे दिमाग पर चढ़ चुका था। जैसे मैं टेबल के पास पहुंची, अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चक्कर इतना भयंकर था कि मेरे कदम लड़खड़ा गए और मेरे हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। छन की एक जोरदार आवाज़ के साथ पनीर का गर्म बर्तन मेरे हाथ से फिसलकर सीधा कालीन पर जा गिरा। गरम सब्जी चारों तरफ फैल गई और कांच के टुकड़े बिखर गए। मेहमान घबराकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। यह नज़ारा देखते ही मेरी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से उठी और बिजली के तेजी से मेरे पास पहुंची। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती या माफ़ी मांगती, उन्होंने सबके सामने मुझे ताकत से एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। अंधी हो गई है क्या? सास की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। देखा आपने बहन जी, इसलिए मैं इसे मेहमानों के सामने नहीं लाती। इसने अपनी मनहूसियत यहाँ भी फैला दी, इतना महंगा कालीन और सारा खाना बर्बाद कर दिया। मेहमान हैरानी से कभी मुझे और कभी मेरी सास को देख रहे थे। मेरे गाल पर सास की 5 उंगली के निशान उभर आए थे और आंसू अब झलक पड़े थे। सास का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने मेरा बाजू दबोच लिया और झंझोड़ते हुए बोली,
पहले मेरे जवान बेटे को खा गई, अब मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाने चली है। तुझे घर में रखना नहीं मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा था ना कि आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन तू बाज ना आई। मयंक जो खामोशी से ये सब देख रहा था, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, लेकिन मेरी सांस ही अपनी रो में बहती जा रही थी। निकल जा मेरी नज़रों के सामने से, और याद रखना आज की रात तुम्हें घर के अंदर पनाह नहीं मिलेगी। दफ़ा हो जा। मैं रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठकर कांच के टुकड़े बिनने लगी। मेरी हथेलियों में कांच चुभ रहा था, लेकिन दर्द का एहसास उससे कहीं ज़्यादा था। सब मेहमान मुझे बड़ी गहरी निगाहों से देख रहे थे, सिवाय उस शख्स के जिनकी नज़रों में उस वक्त अजीब सी उलझन थी। मैं नहीं जानती थी मेरा ये गिरा हुआ आंसू और ज़मीन पर बिखरी हुई सब्जी मेरी किस्मत का फैसला करने वाली है। सास अभी भी और कुछ कहने वाली थी कि अचानक एक ऐसी आवाज़ आई जिसने सबको पत्थर कर दिया। सास का हाथ दोबारा हवा में बुलंद ही था। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अगले थप्पड़ का इंतज़ार कर रही थी, जो मेरी आत्मा को और ज़्यादा घायल करने वाला था, मगर वह थप्पड़ मेरे गाल तक नहीं पहुंचा। हॉल में एक गजरदार और रोबदार आवाज़ गूंजने लगी, जिसने वहां मौजूद लोगों को हिला दिया। बस करो, ये बहुत हो गया। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर मयंक की थी। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो देखा मयंक अपनी जगह से खड़ा हो चुका था, और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी माँ और बहन भी हैरानी से उसे देख रही थी। मेरी सास का हाथ हवा में ही रह गया, और उन्होंने बौखलाकर मयंक की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? ये तो घर के मामूली मामले हैं। इन नौकरानियों को सीधा करने के लिए कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है। तुम बैठो, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। सास ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मयंक ने सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये आपकी दूर की रिश्तेदार है। क्या आप अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं? और अगर ये नौकरानी भी है तो क्या नौकर इंसान नहीं होते? रूही तुरंत अपनी माँ की तरफदारी में बोल पड़ी। मयंक, आप इसे 2 टके की औरत की वजह से हमसे नाराज़ हो रहे हैं। आपको नहीं पता ये कितनी बदतमीज है। इसने जानबूझकर सब्जी गिराई है ताकि हमारा मजा किरकिरा कर सके। मयंक ने तीखी नज़रों से रूही को देखा। जानबूझकर क्या? तुम अंधी हो? पिछले आधे घंटे से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ। ये लड़की बुखार में तप रही है, इसके हाथ काँप रहे हैं, इसका चेहरा सफ़ेद है, इसे आराम की ज़रूरत है, और तुम लोगों ने इसे बिना बात अपना कैदी बनाकर रखा है। मयंक की बात सुनकर सास के पैरों तले जमीन निकल गई। वह सफाई पेश करने लगी। अरे बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो इसे बहुत प्यार से रखते हैं, आज बस काम ज़्यादा था। मयंक ने सास की बात काट दी। सबके सामने से थप्पड़ मारना और बेइज्जत करना ये प्यार है? इसे मनहूस कहना ये प्यार है? मैं यहाँ रिश्ते के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कसाईयों के घर आ रहा हूँ। ये जुमला सुनते ही रूही के हाथों से प्लेट गिर गई। मयंक जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मयंक ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जो लोग अपने घर की इज्जत और कमज़ोरों का ख्याल नहीं रख सकते, वह किसी और को क्या इज्जत देंगे? मुझे अफसोस है, लेकिन मैं ऐसे जालिम घराने में रिश्ता नहीं कर सकता। सास रोते हुए मयंक के सामने हाथ जोड़ने लगी। बेटा, ऐसा मत करो। हमारी इज्जत की अर्थी मत निकालो। लोग क्या कहेंगे कि मंगनी वाले दिन ही रिश्ता टूट गया? मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़िंदगी तो आप इस लड़की की बर्बाद करे हैं। मयंक ने मेरी तरफ इशारा किया। वैसे एक बात बताइए, ये सच में आपकी रिश्तेदार हैं, ये फिर एक मामला कुछ और ही है? क्योंकि जिस नफ़रत से आपने इसके बारे में कहा, उससे तो लगता है कि इसका इस घर से कोई गहरा रिश्ता है। अचानक इस बात पर खामोशी छा गई। उसकी जुबान गूंगी हो गई। वह सच बताने से डर रही थी, लेकिन मयंक की शख्सियत का रोब इतना था कि वह झूठ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी मैंने हिम्मत की और धीमी आवाज़ में कहा, मैं इनकी बहू हूँ, उनके स्वर्गीय बेटे आकाश की विधवा। मेरे इन शब्दों ने जैसे बम फोड़ दिया हो। मयंक ने चौंक कर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरत और दुख का समंदर उमड़ आया। विधवा? मयंक ने धीरे से दोहराया। तो ये बात है। उसने गहरी सांस ली और अपनी माँ से कहा, मम्मी चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं। रूही और सास के रोने धोने के बावजूद मयंक अपने घर वालों को लेकर वहाँ से चला गया। उनके जाते ही घर में मौत का सन्नाटा पसर गया, जो किसी बड़े तूफान का संकेत था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मयंक का इस तरह से जाना मेरे लिए तो नरक बन ही जाएगा, लेकिन कुदरत ने मेरे लिए कुछ और ही फैसला रखा था, जो सबकी सोच से ऊपर था। मयंक और उनके घर वालों के जाते ही जैसे घर पर कयामत टूट पड़ी। गाड़ी की आवाज़ दूर होते ही मेरी सास जख्मी शेरनी की तरह मेरी तरफ पलटी। उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने मुझे बालू से पकड़कर जमीन पर घसीटा और चिल्लाई, अब तो खुश हो जा, कलेजा तेरा ठंडा हो गया है। मेरी बेटी का घर उजाड़ कर अब तू सुकून मिल गया होगा तुझे। मैंने कहा था कि मनहूस चेहरा मत दिखाना, लेकिन तूने जानबूझकर ये सारा ड्रामा रचाया। मैं दर्द से तड़प रही थी और बुखार की शिद्दत से मेरा शरीर आग की तरह तड़प रहा था। माँ जी, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे चक्कर आ गया था, मेरा यकीन करिए। रूही भी रोते हुए अपने कमरे में निकल गई और मुझ पर टूट पड़ी। मम्मी, ये डायन है, डायन। इसने जलन में आकर मेरा रिश्ता तोड़वाया है। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं अफसर की पत्नी बन रही हूँ। निकालो इसे अभी इसी वक्त इस घर से।
सास ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए आंगन की तरफ धकेल दिया। बाहर भयंकर सर्दी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। उन्होंने मुझे आंगन के बीचों बीच धक्का देकर गिरा दिया। तुम्हारी सजा ये है कि आज की पूरी रात तुम इसी ठंडे फर्श पर गुजारोगी। अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। सड़ो यहाँ पर और मरो। अगर सुबह तक जिंदा बच गई तो तब की तब देखी जाएगी। ये कहकर उन्होंने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मैं बंद दरवाजे की तरफ देखती रह गई। आंसुओं ने मेरी नज़र धुंधली कर दी थी। मैंने खुद को घुटनों में समेट लिया और सर्दी से सिकुड़ती चली गई। बुखार मेरे दिमाग को चढ़ा हुआ था और दांत किटकिटा रहे थे। आकाश बहुत याद आ रहे थे। वो होते तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता था कोई। रात जैसे नरक बनकर गुजरी। कभी होश आता तो कभी गहरी नींद में चली जाती। सुबह चिड़ियों की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। सास बाहर निकली। उनके हाथ में मेरा छोटा सा बैग था जिसमें मेरे कुछ कपड़े थे। उन्होंने बैग उठाकर मेरे मुंह पर मारा। उठो, बहुत हो गया तमाशा। अब एक पल भी मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी इसी वक्त निकल जाओ। जाओ, जाकर सड़कों पर भीख मांगो या अपने गरीब माँ बाप के सिर पर जाकर मरो। मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने कांपते हाथों से बैग उठाया। टांगों में खड़े होने की ताकत नहीं थी, लेकिन इज्जत बचाने के लिए वहां से निकलना ही बेहतर था। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। अभी मैं गेट की तरफ पहला कदम बढ़ाने ही लगी थी कि अचानक गेट पर दस्तक हुई। सास और रूही चौंक गई। इतनी सुबह कौन हो सकता है? सास ने रूही को इशारा किया कि मुझे साइड में छुपा दे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। झटके से दरवाज़ा खुल गया। सामने मयंक खड़ा था, वही मयंक जो कल रात रिश्ता तोड़कर रात को गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में अजीब सी चमक। सास उसे देखकर हकलाने लगी। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तो तुम सब कुछ खत्म कर कर गए थे ना। मयंक ने एक नज़र मुझ पर डाल दी, जो सर्दी से ठिठुर रही थी और बुखार से कांप रही थी। उसने मेरी हालत देखकर मुट्ठियां भींच ली। मैं सब खत्म करके गया था आंटी, लेकिन एक चीज़ अधूरी रह गई थी, मयंक ने मजबूत लहजे में कहा। मैं पूरी रात सो नहीं सका। एक बोझ था मेरे दिल पर, उसे ही उतारने आया हूँ। रूही की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। क्या आप माफ़ी मांगने आए हैं? मयंक, क्या आपने अपना फैसला बदल लिया? मैं जानती थी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मयंक ने रूही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा चलता हुआ मेरे पास आ गया। सास चिल्लाई, खबरदार, उस मनहूस के पास मत जाना। हम इसे घर से निकाल रहे हैं। ये इसी काबिल है। मयंक ने मुड़कर सास को देखा और एक ऐसी बात कही जिसने जमीन आसमान हिला दिया। जिसे आप घर से निकाल रही हैं, मैं उसी को लेने आया हूँ। सास और रूही पत्थर की हो गई। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं था। मैं खुद हैरत से समुंदर में डूबी थी कि एक अजनबी शख्स जो कल तक मुझे जानता नहीं था, मेरे लिए वापस क्यों आया है। क्या वो मुझ पर तरस खा रहा है या मामला कुछ और ही है? मुझे क्या पता था कि मयंक की वापसी सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो सदियों से लिखा जा चुका था। मयंक के मुंह से ये बात सुनकर वह मुझे लेने आया है। मेरी सास और मेरी ननद रूही के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सास ने एक जोरदार ठहाका लगाया, जिससे मयंक की दिमागी हालत पर शक हो गया। तुम होश में हो ना बेटा? लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये मेरे बेटे की विधवा है। इसने मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। तुम इसे ले जाकर क्या करोगे? अपने घर में नौकरानी बनाकर रखोगे? सास ने जहर भरे अंदाज में कहा। मयंक ने गंभीरता से सास की तरफ देखा और बड़े ठहराव के साथ बोला, नहीं आंटी, मैं इसे नौकरानी बनाकर नहीं ले जा रहा। मैं इसे इज्जत देने आया हूँ। मैं तन्वी से शादी करूँगा। ये शब्द किसी धमाके से कम नहीं था। रूही के मुंह में से अचानक चीख निकली। शादी? आप पागल हो गए हैं? आप मुझ जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की को छोड़कर इस जाहिल गवार और विधवा औरत से शादी करेंगे? ये तो हमारे घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं है। मयंक ने गुस्से से रूही को चुप रहने का इशारा किया। बस एक और शब्द नहीं रूही। खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान के चरित्र और उसकी मासूमियत में होती है, जो तुम लोगों में मुझे कभी नजर नहीं आई। मेरी सास गुस्से से कांपने लगी। वो मेरे पास आई और चिल्लाकर बोली, या मेरे बेटे की विधवा है समझे तुम? ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? डिप्टी कमिश्नर एक विधवा से शादी कर रहा है जिसका पति अभी कुछ वक्त पहले ही मर गया। क्या तुम्हें दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली? मयंक ने एकदम आगे बढ़ाया और मैं पूरी मजबूती से कहा, मैं कह रहा हूँ वह ठीक कह रहा हूँ। आपके बेटे की विधवा है तो क्या हुआ? क्या विधवा को जीने का दोबारा कोई अधिकार नहीं होता? हमारा धर्म और हमारा कानून इसे अधिकार देता है। यह मैं इससे शादी करूंगा क्योंकि कल रात इसकी आंखों में जो दुख मैंने देखा, उसने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया है। मैं दीवार से टेक लगाए ये सब सुन रही थी और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था ये सब सच्चाई है। बुखार की वजह से मेरे सिर में चक्कर आ रहा था, लेकिन मयंक की बातें मेरे दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। रूही ने रोते हुए कहा, मैं बर्बाद हो गई। इस तन्वी ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। ये औरत बहुत चालाक है। इसने बेचारी बनकर आपको फंसाया है। चुप हो जाओ रूही। मयंक की आवाज़ में ऐसी गर्ज थी कि वह सहम गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम लोग इसके साथ कितना गलत बर्ताव करते हो। जो लोग अपनी ही भाभी को जानवरों की तरह आंगन में फेंक सकते हैं, उसने मुझे वफादारी की क्या उम्मीद होगी? फिर मयंक मेरी तरफ मुड़ा।
उसने बड़े ही नरम लहजे में मुझसे कहा, तन्वी, तुम्हें इन जालिम लोगों के पास रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा, फिर तुम्हारे माँ बाप के घर जाकर बाकायदा तुम्हारा हाथ भी मांगूंगा। तुम अब अकेली नहीं हो। सास ने रास्ता रोकने की कोशिश की। मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये मेरे घर की इज्जत है। बैंक ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, इज्जत? इज्जत तो आपने रात ही आंगन में फेंक दी। अब ये आपके घर की इज्जत नहीं बल्कि मेरी होने वाली जिम्मेदारी है। हटिए रास्ते से। मयंक ने आगे बढ़कर मेरा बैग उठा लिया। मैंने लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश की तो मुझे चक्कर आ गया। मैं गिरने वाली थी कि मयंक ने मुझे सहारा दिया। उस वक्त सास और रूही की आंखों में जो हार और गुस्सा था वह देखने लायक था। वह अपनी ही बिछाई हुई साजिशों के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। मयंक मुझे गाड़ी में बिठा कर ले गया। पीछे मुड़कर मैंने उस घर को देखा जहाँ मैं बेइज्जती के अनगिनत लम्हे गुजार चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि आखिर मयंक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे सिर से काली रात का साया हट रहा था और एक नई सुबह का सूरज उगने वाला था। मगर ये सुबह अपने दामन में एक ऐसा राज छुपाए थी जो मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। गाड़ी मेरे मायके की गली में रुकी तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मयंक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे सहारा देकर बाहर निकला। दरवाजे पर दस्तक हुई तो पापा बाहर निकले। मुझे इस खस्ता हालत में देखकर उनके हाथ काँप गए। तन्वी बेटी, ये क्या हालत बना रखी है? पापा की काँपती आवाज़ निकली। माँ भी दौड़ती हुई बाहर आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरी बच्ची, उन्होंने तुम्हें मारा? बताओ क्या हुआ? मयंक खामोशी से एक तरफ खड़ा था। पापा की नज़र जब उस पर अजनबी शख्स पर पड़ी तो वह हैरान हो गए। बेटा, आप कौन हैं और मेरी बेटी को इस हालत में लेकर आए हैं? मयंक ने बड़े ही कायदे से उन्हें नमस्ते की और आगे बढ़कर पापा के पैर छुए। अंकल जी, मैं मयंक हूँ। मैं तन्वी को उस नरक से निकाल कर लाया हूँ जहाँ उसकी कदर नहीं की जा रही थी। मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। पापा ने हमें अंदर बैठने को कहा। कमरे में बैठकर मयंक ने सब कह बता दिया जो पिछली रात और आज सुबह हुआ था। पापा और माँ ये सुनकर घबरा गए कि उनकी बेटी की इन हालतों से गुजर रही थी। फिर मयंक ने एक लम्हे रुक कर गंभीरता से कहा, अंकल जी, मैं जानता हूँ ये वक्त ठीक नहीं, लेकिन मैं तन्वी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इससे सारी खुशियाँ दूंगा जिंदगी जिनकी यह हकदार है। पापा और माँ एकदम सदमे में आ गए। पापा ने नम आंखों से मयंक को देखा। बेटा, तुम एक डिप्टी कमिश्नर हो और हम लोग गरीब। तन्वी एक विधवा है और दुनिया क्या कहेगी? क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? मयंक ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया का काम है बातें करना। मैं अपने फैसले का खुद जिम्मेदार हूँ। मेरे लिए तन्वी का विधवा होना कोई बुराई नहीं। मुझे बस उसकी इजाज़त चाहिए। पापा ने मेरी तरफ देखा। मुझे नज़र चुका ली। मेरे दिल में आकाश की याद थी, लेकिन मयंक का एहसास और उसका अपनापन देकर मैं इनकार नहीं कर पाई। मैंने खामोशी से सिर हिला दिया। पापा ने मयंक के सिर पर हाथ रखकर कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरी डूबती हुई नाव को किनारा दिया है। उसी शाम सादगी के साथ मेरी शादी की रस्में की गई। जब सारी रस्में पूरी हुई तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी का एक कठिन दौर ख़त्म हो गया। मयंक ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स जो आज मेरा पति बना है, इसका मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता है जिससे मैं और मेरे घर वाले बरसों से अनजान थे। शादी के बाद मयंक मेरे पास आए और बोले, तन्वी चलो अपने घर चलते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा घर? आपके घर वाले तो मुझे अपनाएंगे नहीं। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, उस घर में जहाँ तुम्हारा असली हक है, वो घर जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रास्ते में तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। गाड़ी एक काले शानदार बंगले के पोर्च में रुकी। यह मयंक का सरकारी घर था। मैं अभी तक सदमे में ही थी। यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में मेरी ज़िंदगी का रुख इस तरह बदल गया। मयंक ने दरवाज़ा खोला और मुझे इज्जत के साथ अंदर ले गए। ड्राइंग रूम में बैठते मैंने हिम्मत जुटाई और ये सवाल पूछा जो मेरे दिल में खटक रहा था। मैंने हाथ बांध कर मयंक के सामने कांपती आवाज़ में पूछा, मयंक, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही कि आपने आखिर ये क्यों किया। मैं एक विधवा हूँ, एक ठुकराई हुई औरत हूँ। आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर इतना बड़ा फैसला एकदम से क्यों लिया? मयंक ने मेरे बंधे हुए हाथों को देखा और नरमी से बोले, तन्वी, हाथ बांधने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सामने कोई मुजरिम नहीं हो, मेरी अर्धांगी हो। रही बात जानने की तो तुम गलतफहमी का शिकार हो। मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से जानता हूँ। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। क्या मतलब है? मैं तो आपको कभी देखी नहीं। मयंक मुस्कुराए और बोले, अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी। ये मेरे बचपन की तस्वीर थी जो पापा ने बहुत शौक से खिंचवाई थी। यह तस्वीर मुझे याद है। मयंक ने पूछा, यह तस्वीर मेरे पास तब से है जब मैं लंदन पढ़ने गया था। मेरे चेहरे पर सवालों के निशान देकर उन्होंने राज से पर्दा उठाया। तन्वी, मैं कोई अजनबी नहीं। मैं तुम्हारे पापा के दोस्त का वही बेटा हूँ जिसका जिक्र शायद तुम्हारे पापा ने कभी किया होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद आया कि हाँ, एक बार पापा ऐसा कुछ कह रहे थे। लेकिन वो तुम हो? हाँ, मैं वही हूँ। मयंक ने पूरी बात की। मेरे माँ बाप पहले यही रहा करते थे, लेकिन फिर मेरे पिता की तरक्की हुई और तरक्की का शुरू उनके सिर पर चढ़ गया।
वे मुझे लंदन लेकर चले गए। मैं वहीं पला बड़ा और फिर मैं तुमसे बहुत लंबे समय तक मिल ही नहीं पाया। बस बचपन की ये तस्वीर ही मेरे पास तुम्हारी याद बनकर रहेगी। मैं हमेशा तुम्हारी तस्वीर में तुम्हारी सादगी और मासूमियत देखता था। कब दिल हार बैठा पता ना चला। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वही बिछड़ा हुआ रिश्ता था जिसके लिए पापा उदास अक्सर रहते थे। मैंग ने जज्बाती अंदाज में बात जारी रखी। मैंने वापस आकर सबसे पहले अपने माँ बाप को बताया कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तन्वी से। लेकिन तब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो मैं अंदर से टूट गया और अपने काम में खुद को बिजी कर लिया। फिर अचानक मुझे खबर मिली कि तुम विधवा हो गई हो। जब इत्तेफाक से मैं तुम्हारी ननंद के रिश्ते के लिए वहाँ पहुँचा, तुम्हें उस हालत में देखा तो मेरा खून खोल उठा। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हें और ये सब झेलने नहीं दूंगा। तुम मेरा बरसों पुराना प्यार हो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिसे मैं अजनबी समझ रही थी वो तो मेरा पुराना दोस्त निकला। मुझे पापा की बात याद आ गई कि भगवान रास्ते खुद बनाते हैं। मेरा नसीब जो कल तक अंधेरे में डूबा था आज मयंक की शक्ल में चमक उठा था। दूसरी तरफ मेरी सास और रूही को जब ये सच्चाई पता चली कि मयंक कोई नहीं बल्कि मेरे पापा के पुराने दोस्त का बेटा है और अब मैं डिप्टी कमिश्नर की पत्नी बनकर राज कर रही हूँ, तो वे जलन की आग में जलने लगी। रूही का रिश्ता टूट चुका और मेरी सास को अपनी बेटी के लिए अब कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। वे लोग हाथ मलते रह गए और अपनी करनी पर पछताने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन मैं मयंक के साथ एक मंदिर से निकल रही थी। सीढ़ियों के पास एक औरत फटे हाल में बैठी रो रही थी। पास जाकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वह रूही थी। वह जो मुझे डायन कहती थी आज खुद एक रोटी के लिए तरस रही थी। मुझे देखकर वह पहले तो डर गई, फिर मेरे पैरों में गिर पड़ी। तन्वी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज देखो कुदरत ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मेरी पुरानी सास जो कभी जख्मी शेरविनी की तरह मुझ पर टूटती थी आज एक कोने में मुँह छुपाए बैठी थी। उनकी आंखों में अब आग नहीं, सिर्फ एक पश्चाताप के आंसू थे। मेरे अंदर का घाव अभी भी गहरा था, लेकिन मयंक ने मुझे सिखाया कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि रहम से ख़त्म किया जाता है। मैंने मयंक की तरफ देखा। उन्होंने इशारा किया कि फैसला मेरा है। मैंने रूही को उठाया और उसे कुछ पैसे दिए। मैंने मयंक से कहकर उनके रहने के लिए एक छोटे से मकान और खाने का इंतजाम करवा दिया। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, अपनों के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए। आज मैं एक खुशहाल माँ हूँ, एक सफल पत्नी हूँ और समाज में अपनी एक पहचान रखती हूँ। मयंक के साथ ने मुझे सिखाया कि स्त्री की पहचान उसके सुहाग के होने या ना होने से नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान और चरित्र से होती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।